नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में 11 अप्रैल 2021 को आए प्रमुख करंट अफेयर्स के विषय में चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अदर स्टेट्स के अंदर में जो एग्जाम्स होते हैं पुलिस के, वो बैंकिंग के एग्जाम्स और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वनडे के नेचर वाले, उन सब में ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं सबसे पहले नेशनल अफेयर्स को। नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो समाचार हमारे सामने है वो है डॉल्फिन बूम इन उड़ीसास चिल्का लेक। अब चिल्का लेक जो है वो पर्यावरण के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंदर में जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की वो पिछले लंबे समय से घटती हुई जा रही थी, लेकिन इस साल के जो आंकड़े आए हैं वो उत्साहजनक आंकड़े हैं। और यहां पर जो उड़ीसा के तट पर जो डॉल्फिन है इसकी जो आबादी है वो पिछले साल की तुलना में लगभग दुगनी हो गई है। तो ये इस बात को दिखाता है कि पर्यावरण में कुछ तो सकारात्मक परिवर्तन कम से कम हुए। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग स्टूडेंट्स इसी में। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स हैं यहां पर वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि लुप्त प्राय जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें एक ठीक ठाक वृद्धि हुई है। इसके अलावा आपको एक डॉल्फिन का नाम विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, हम्पबैक डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि ये वो डॉल्फिन है जिसकी संख्या में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, हाईएस्ट ग्रोथ यहां पर हुआ है। अब एक बिंदु आप लोगों को यहां पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो इरावदी डॉल्फिन है ये एक स्तनपायी जलीय जीव है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई चिल्का लेक के बारे में, इरावदी डॉल्फिन के बारे में, हम्पबैक डॉल्फिन के बारे में। ये बिंदु अगर आप लोगों को याद रहते हैं तो परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगी सारी जानकारियां। ये आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स हम लोग। मेघालय विलेजर्स अपोज डैम ऑन उमंगोट। दरअसल स्टूडेंट्स, उमंगोट जो है ये एक नदी है और ये भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है। अब यहां पर एक बांध बनाने की बात की जा रही है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी। इस बांध का जो निर्माण है ये अपस्ट्रीम, मतलब कि नदी की जो ऊपरी धारा वाला क्षेत्र है वहां पर किया जा रहा है। इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वहां पर। अब आप लोग जो है गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं उन पर विशेष ध्यान दे लेंगे, बहुत चर्चा में रहता है। अब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लोगों का कहना यह है कि हमारी जो आजीविका है वो काफी हद तक इस नदी के ऊपर में निर्भर है। इसके आसपास के क्षेत्रों में जो पर्यटन होता है उससे वहां के लोगों को काफी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो अब यहां पर विकास और पर्यावरण के बीच के इस तनाव में स्थिति किसके पक्ष में जाएगी ये देखने वाला होगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक बात जोड़ देना चाहता हूं। वो बात यह है स्टूडेंट्स कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विकास की आवश्यकता तो है, लेकिन वहां पर विकास ऐसा किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय जो उत्पाद हैं उनसे जुड़ा हुआ हो और जो वहां का प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर नुकसान, उस पर प्रभाव कम से कम पड़े। तब वहां के पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाएंगे, तब निश्चित रूप से हम पूर्वोत्तर के अंदर में सतत विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। यहां ये इस बात भी बहुत ध्यान देने लायक है स्टूडेंट्स कि पूर्वोत्तर के अंदर में हमारी एक बड़ी आबादी जंगलों पर और वन्य उत्पादों पर निर्भर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में जो विशेष बिंदु जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वनडे एग्जाम्स के हिसाब से वो है टॉल माउंट्स एज बैटल फॉर यमन्स
मारिब हीट्स अप। अब मारिब जो है ये जगह है यमन के अंदर में, यमन के अंदर में जो सरकार है उसके कब्जे में है ये क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है मारिब का, ये तेल समृद्ध क्षेत्र है और यहां पर जो हाउथी विद्रोही हैं वो विद्रोही इस क्षेत्र पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यह बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि 2014 से यह देश यमन गृह युद्ध में फंसा हुआ है, जब यहां पर ईरान के द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने तख्ता पलट करवा दिया राजधानी सना के अंदर में, और उसके बाद सऊदी अरब ने 2015 में यहां पर हस्तक्षेप करना आरंभ किया और इस युद्ध के अंदर में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये छोटा सा देश पूरा बर्बाद हो गया है इस युद्ध की वजह से। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको मानचित्र की मदद से दिखाता हूं इस बात को। यहां देखिए, ये है यमन का क्षेत्र स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप लोग देखिए गल्फ ऑफ एडन है, इधर देखिए रेड सी है, लाल सागर है। अब इसी लाल सागर से आगे स्वेज नहर का क्षेत्र है, फिर भूमध्य सागर है। मतलब कि यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज मुख्य रूप से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, रेड सी से होते हुए, फिर वो मेडिटेरियन सी और वहां से आगे यूरोप में पहुंच जाते हैं। अब यमन के अंदर में हम लोग लगातार देख रहे हैं सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हाउथी विद्रोही हैं इनका संबंध शिया समुदाय के साथ में है, और जो लोग सत्ता में हैं वहां पर वो सुन्नी समुदाय से आते हैं। तो अब यहां पर इस्लाम धर्म के अंदर के जो संघर्ष हैं हमें वो भी दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार का जो पश्चिम एशिया का, अरब प्रायद्वीप के अंदर के क्षेत्रों का जो हमें धार्मिक संघर्ष है वो भी यमन के अंदर देखने को मिलता है। अब यमन में अगर शांति की स्थापना होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो यहां के लोगों को होगा, और दूसरा जो लाभ होगा वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग जहाज यहां से गुजरते हैं उन जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में भी लाभ होगा। अच्छा, आप लोग यहां पर सोमालिया का क्षेत्र भी देख रहे होंगे। अब ये जो सोमालिया का क्षेत्र है, समुद्री लुटेरों के संबंध में जो पायरेट्स होते हैं उनके संबंध में ये एरिया काफी नोटोरियस है, कुख्यात है काफी ज्यादा। तो एक समय में यमन की जो नौसेना है उसकी मदद यहां पर मिल जाती थी, लेकिन अब यमन तो स्वयं ही गृह युद्ध में, सिविल वॉर में उलझा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पर गल्फ ऑफ ईडन के आसपास वाला, चाहे यहां जिबूती हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे फिर ये रेड सी के पास में इरिट्रिया का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्र दुनिया के ऊर्जा रास्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टूडेंट्स, यहां से आप लोगों को काफी सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। इन ज्योग्राफिक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से करिएगा, आप लोग परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं वरीयस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो सबसे जो पहला समाचार है यहां पर वो है CSIR से जुड़ा हुआ। यहां पर CSIR जो है इसके अंदर में एक संस्था आती है, एक लैब आती है नीरी की, और इसके जो निदेशक रहे हैं राकेश कुमार जी, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। और हटाने का जो प्रमुख कारण रहा है स्टूडेंट्स वो रहा है भ्रष्टाचार के आरोप। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑर्डर पर इनके खिलाफ में इंक्वायरी बिठाई गई है और उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। क्योंकि पद पर रहते हुए यह हो सकता है जांच को प्रभावित कर सकते थे, तो इसीलिए इनको पद से इधर हटा दिया गया है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर रहे हैं। जरा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग जरा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो नीरी है, दिस इज वन ऑफ द CSIR's मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एंड वर्क्स क्लोजली with the government as consultant to multiple environment related projects। तो नीरी के संदर्भ में पर्यावरण को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आप लोग जरा नीरी का फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
नागपुर में स्थित है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। अब देखिए, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है और बहुत बारी हम लोग पढ़ा भी चुके हैं अपनी क्लासेस में CSIR के बारे में। बहुत प्रसिद्ध संस्था है CSIR की। तो इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसे ही DRDO, कभी मुझे मौका मिला तो ये CSIR DRDO के बारे में मैं अलग से आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले भी चर्चा हो चुकी है तो उसके आधार पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पर। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, प्रिंस फिलिप ऑफ ब्रिटेन डाइड एट द एज ऑफ 99। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप, जो वहां की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनके पति रहे हैं प्रिंस फिलिप। और अब एलिजाबेथ सेकंड की जब बात आती है तो एक बिंदु आप लोगों को एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा होना चाहिए हमेशा, और वो कौन सा बिंदु है? वो बिंदु ये है कि ब्रिटेन के इतिहास के अंदर में अब तक सबसे लंबे समय तक जिनका शासन रहा है वो है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रिंस फिलिप जो है, इन्होंने ब्रिटेन की रॉयल नेवी के अंदर में भी अपनी सेवाएं दी थी और HMS रेमिलीज से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और प्रमोट होते होते ऊंचे पदों तक भी पहुंचे। तो आप लोग जरा प्रिंस फिलिप के बस देश का नाम याद रखें, एलिजाबेथ सेकंड के बारे में जो पॉइंट्स आ गए हैं उनको याद रखें, इतने से काम चलेगा बहुत आराम से आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज पर जरा निगाह डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जैकमा है एक अलीबाबा समूह के मालिक हैं, चीन की एक बड़ी कंपनी है ये। अब जैकमा की जो कंपनी है अलीबाबा, इनके ऊपर में इस बात के आरोप लगे थे कि इन्होंने लोगों को मजबूर किया, विक्रेताओं को मजबूर किया कि वो अपने उत्पाद इनके प्लेटफॉर्म पर ही बेचें, दूसरी जगहों पर नहीं बेचेंगे। मतलब इस तरीके से इन्होंने मार्केट में एक तरह की मोनोपोली बनाने की कोशिश करी। अब मोनोपोली आप लोग समझते होंगे ना, मार्केट के अंदर में केवल एक ही कंपनी काम कर रही है तो मोनोपोली हो गई उसकी। तो अब चीन के अंदर में एक संस्था है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन, जैसे हम लोगों के यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो अब इस संस्था का काम क्या है वहां पर कि बाजार के अंदर में ऐसी गतिविधियों को रोकना जो कि किसी एक कंपनी के एकाधिकार को, मोनोपोली को एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसी आधार पर इनके ऊपर में, अलीबाबा समूह के ऊपर में इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। लेकिन ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। चलिए मैं कुछ बातें आपको और अलग से बताता हूं। दरअसल स्टूडेंट्स, जो जैकमा है ना, उन्होंने जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था है कुछ समय पहले उसका विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन के अंदर में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इस तरह की है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, उद्योगपतियों को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता है। और तभी से यह बात होने लगी थी 2020 के अंत से ही कि अलीबाबा के पर कतरे जाएंगे। बीच में कुछ समय के लिए जैकमा सार्वजनिक जीवन से गायब भी रहे, बड़ी सारी वहां पर बातें उठी और अब देखिए यहां पर जुर्माने की बात सामने आई है। मैं चीन का इतिहास थोड़ा सा आपको यहां बता दूं उनकी कंपनियों के संदर्भ में कि चीन के अंदर में अगर कोई भी कंपनी सरकारी नीतियों के अगेंस्ट जाती है तो फिर उस कंपनी के विरुद्ध वहां की जो सरकार है वो बड़े कठोर कदम उठाती है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ जानकारियां इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। और आज का जो दिन है 11 अप्रैल, इसे नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, सुरक्षित मातृत्व एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, और जिस किसी भी राष्ट्र के अंदर में मातृ मृत्यु दर अधिक होती है, यह माना जाता है कि उस राष्ट्र के अंदर में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है। हम अगर बात करें भारत के अंदर में सुरक्षित मातृत्व दिवस या नेशनल सेफ मदरहुड डे के इतिहास की,
तो कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जी जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। अच्छा, एक बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि कस्तूरबा गांधी की समाधि कहां पर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो समाधि है वो आगा खान पैलेस के अंदर में है, पुणे के अंदर में है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बिंदु को जरा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर दिया गया था आगा खान पैलेस पुणे के अंदर में, तो वहीं पर कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें स्टूडेंट्स, तो कोविड-19 महामारी के दौर में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई है। उसका कारण यह है कि महिलाओं को समय से उपचार नहीं मिल पा रहे हैं। इन वजहों से यह बात हमारे सामने आई है। अगर हम जो वर्तमान कुछ आंकड़े हैं 2016 से 18 तक के, तो थोड़ा सा हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर देखें भारत के अंदर में एमएमआर को, मातृत्व या मातृ मृत्यु दर को हम लोग देखें तो ये 130 से फिर 122 हुई है, फिर 113 हुई है। तो ये घटी तो है भारत के अंदर में। तो थोड़ा सा इन आंकड़ों के ऊपर में आप लोग निगाह रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स हम लोग यहां से, और जरा बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। आपके सामने है अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो संपत्ति थी उसके माध्यम से उन पुरस्कारों की स्थापना की थी। और अगर हम कुछ बिंदुओं की तरफ यहां पर ध्यान दें तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनको तोड़ा जाता है। और दिसंबर 1901 में नोबेल प्राइजेस दीज वर अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और कहां पर दिए गए थे ये? स्टॉकहोम और क्रिस्टीनिया जिसे आज ओस्लो कहते हैं। अब आप लोग यहां पर यह बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखना कि नोबेल जो प्राइज है इनका संबंध स्वीडन और नॉर्वे दोनों के साथ में दिखाई पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नोबेल मेडल्स आर हैंडमेड एंड मेड ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। अब वनडे एग्जाम्स के अंदर में ऐसी खुफिया जानकारियां कई बार पूछ देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। हैंडमेड 18 कैरेट गोल्ड पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुरुआत में स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज था वो इनका हिस्सा नहीं था। एंड दिस प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 by a donation from Sweden's central bank Sveriges Riksbank to the Nobel Foundation to commemorate the bank's 300th anniversary. सेवरिक्स रिक्स बैंक जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसके 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने जो डोनेशन दिया था नोबेल फाउंडेशन को, उसके माध्यम से 1968 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की स्थापना हुई। अब जो ये नोबेल प्राइज होता है इसमें क्या क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि नोबेल मेडल को कंफर्म करता है, एक टाइटल, और जो प्राइज मनी होती है वो होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं उन भारतीयों की जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला। किस क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में। स्टूडेंट्स, ईयर भले ना याद रहे, लेकिन किस क्षेत्र में मिला वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद वैज्ञानिक सीवी रमन सर को मिला अवार्ड फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा जी को मिला शांति के क्षेत्र में। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना, मदर टेरेसा विदेशी मूल की महिला थी, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज मिला है उस समय इनके पास भारत की नागरिकता थी, भारत की नागरिक ये बन चुकी थी। इसीलिए यहां पर लिस्ट आप देखो, इंडियन सिटीजन्स की लिस्ट में इनका नाम रखा गया है। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी की अगर बात होगी तो बचपन बचाओ आंदोलन की बात भी होगी, और इनको भी शांति के लिए मिला पुरस्कार ये। अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र के लिए मिला पुरस्कार ये। तो ये हमने बात की भारतीय नागरिकों की। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं
ऐसे लोगों की जो भारतीय मूल के थे और उनको नोबेल प्राइज मिला। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोग जिनको नोबेल प्राइज मिला उस समय उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, जैसे कि हरगोविंद खुराना जी। इनके पास 1968 में भारत की नागरिकता नहीं थी। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला नोबेल प्राइज, डीएनए की जो संरचना होती है उसके संदर्भ में। इसके बाद वीएस नायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार, वेंकट रामकृष्णन को केमिस्ट्री में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला और अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, अभिजीत विनायक बनर्जी के पास भारत की नागरिकता नहीं है। इस बिंदु को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप देख लेंगे, यहां पर मैंने पहले भी बताया था इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए जरा अब हम लोग देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों को और इनके जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे बढ़िया से। और ये सारे वही प्रश्न हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझा रखे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप? अलीबाबा समूह की स्थापना किसने की थी? तो जैक मा, शी जिनफिंग, लाओतान, विंतु। बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बढ़िया से आपकी परफॉर्मेंस निकल करके आएगी एग्जाम के अंदर में। एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, हाउथीज रेबेलियंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हाउथी विद्रोहियों का संबंध निम्न में से किस देश से है? सोमालिया, ईरान, इराक, यमन। अभी बता के आ रहा हूं मैं आपको, पूरा मानचित्र मैंने दिखाया था। अब समझदार तो आप लोग हैं ही, कर दीजिएगा इसका जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? अभी बात हो रही थी यमन की राजधानी की, तो ऑप्शंस है हमारे सामने, ओमान, मोगादिशु, मरीब और सना। अगला प्रश्न है, वेयर चिल्का लेक इज लोकेटेड? चिल्का लेक कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, उमंगोट नदी का संबंध किस राज्य से है? तो विच स्टेट उमंगोट रिवर इज रिलेटेड? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर नीरी इज लोकेटेड? नीरी कहां स्थित है? गोवा, दिल्ली, मुंबई, नागपुर। ध्यान से आंसर करना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रिंस फिलिप वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? प्रिंस फिलिप का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली। इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड इन हुज मेमोरी? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वीएस नायपॉल गॉट नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? वीएस नायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पीस, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर। हिंदी में कहें तो शांति, भौतिकी, चिकित्सा या साहित्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इन विच ईयर नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? किस वर्ष में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों को आरंभ किया गया था? 1920, 1910, 1901, 1968। ध्यान से आंसर करेंगे इन प्रश्नों के। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, पीडीएफ को देख लेना, तब इसके जवाब करना, लेकिन सही जवाब करने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे अपडेट्स आपको समय से मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।